Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the first lecture of Unit 5th of our subject Quantity Estimation and the Construction Management. Okay. In this lecture, we will understand about the project cost management and the cost planning. Okay. So, what is project cost management? Basically, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है समझ लिए. तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट को क्या मैनेज करना, कॉस्ट को मैक्सिमम तो चाहेंगे नहीं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मिनिमम करना, मिनिमम से मिनिमम तक लाना, ऑप्टिमम कॉस्ट बोलते हैं जिसको, ऑप्टिमम कॉस्ट लाना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. बट हमको दूसरा एक्सपेक्ट भी देखना पड़ेगा. अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स विच इज हैज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. फर्स्ट इज अ प्रोजेक्ट टाइम एंड द सेकंड वन इज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. बेसिकली हमको अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट देखना है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अलावा हमें दूसरा फैक्टर, दूसरा एस्पेक्ट प्रोजेक्ट टाइम को भी देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो कि अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करते रहें, प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करना चाहते हैं उसको कम करते रहें, प्रोजेक्ट कॉस्ट को अगर लीस्ट करना है तो उसके चक्कर में हमारा जो टाइम है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए. ऐसा भी नहीं चाहते हैं हम. प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी, प्रोजेक्ट टाइम को भी हमें एक तरीके से लेके चलना पड़ेगा. प्रोजेक्ट टाइम को भी. ओके. सो हमको अपने वी कैन डिटरमाइन द प्रोजेक्ट टाइम बाय द लोकेटेड क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल. सही बात है. और द प्रोजेक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट टाइम इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कट बता रिलेशन. ओके. हम कुछ बातें समझ लेते हैं फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं. प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको लीस्ट से लीस्ट रखनी है, कम से कम रखने की कोशिश करनी है, जितने कम रख सके उतना कम रखें. बट हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम रखने के साथ साथ दूसरा टर्म या दूसरा एस्पेक्ट प्रोजेक्ट को टाइम को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, कम करते हैं, तो इसके कारण हमारे जो प्रोजेक्ट टाइम है वो बढ़ तो नहीं रहा है. हमारा जो एक लिमिटिंग टाइम है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. तो उसको भी देखना पड़ेगा. हमको एक टाइम बाउंड्री से बनाना पड़ेगा. किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 ईयर है, मान लिया कि एक प्रोजेक्ट के लिए 1 ईयर है, तो इस 1 ईयर के प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में हम अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट को कैसे कैसे कम कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, सिंपल तरीके से. अब हम कम कैसे करेंगे? कम इस तरीके से करेंगे कि हम अपनी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल्स और सब क्रिटिकल्स एक्टिविटीज़ को देखेंगे. ठीक है ना. सब क्रिटिकल्स और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों देखेंगे? क्योंकि यही वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करने में मदद करती हैं. अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है तो हम उसमें कम नहीं कर सकते, सब क्रिटिकल में कम कर सकते हैं. तो इन्हीं एक्टिविटीज़ को, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, क्रिटिकल और सब क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इन्हीं एक्टिविटीज़ को हमें देखना पड़ेगा जो बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट में को कम करने के लिए या ऑप्टिमम करने के लिए डिपेंडेंट होंगी. ऑप्टिमम बेसिकली. ओके. अब हमने देखा है, एक चीज़ देखी है कि जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट कॉस्ट को या प्रोजेक्ट टाइम को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है. ऑब्वियस सी बात है. किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट टाइम को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है जनरली. बट ये जो रिलेशनशिप है इनका लीनियर नहीं होता. इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती हैं, कुछ अलग तरीके की कॉस्ट होती हैं जो बेसिकली इनको अफेक्ट करती हैं. तो सिंपल तरीके से हमको इस तरीके से प्रोजेक्ट कॉस्ट को मैनेजमेंट करना है कि हमारा टाइम एज वेल एज कॉस्ट दोनों का एक इवैल्यूएशन, दोनों का एक साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप चल सके. टू एवेल्यूट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैव टू डेवलप अ कॉस्ट मॉडल. वेरी गुड. हमको एक कॉस्ट मॉडल बनाना पड़ेगा. व्हाट इज कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट मॉडल मीन्स अ ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसमें हमें एनालिसिस करेंगे कि कॉस्ट हमारे टाइम के साथ कैसी वेरी कर रही है. ठीक है, किस तरीके से वेरी कर रही है, किस एक्टिविटी को कहाँ पर वेरी कर रही है. तो उस एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करेंगे और उस एक्टिविटीज़ में हम अपने टाइम को किस तरीके से कम कर सकें उसको देखेंगे. ओके. तो बेसिकली कॉस्ट जो मॉडल होता है वो रिलेशनशिप शो करता है किस के बीच में, कॉस्ट के बीच में एंड द कंप्लीशन टाइम के बीच में. ओके. एंड इट्स ऑर्डिनेट हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट एंड एक्सेस का रिप्रेजेंट द टाइम स्केल. नाउ हम एक ड्रॉ करते हैं, अभी हम ड्रॉ करते हैं फिर आपको बताते हैं.
During the formulation of cost model, the direct and indirect cost and the financial gains also consider. अगर हम cost model बनाते हैं, एक cost model बेसिकली एक कर्व बनेगा जिसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। ग्राफ के बाद जो कर्व बनता है उस कर्व में हम ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम कॉस्ट को मार्क करते हैं, उस ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं और उसी टाइम को अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में लाने की ट्राई करते हैं, उसी कॉस्ट को अपने प्रोजेक्ट में लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। Project time corresponding to basically minimum value of the minimum value of the cost function gives the most optimum duration of the project. अब एक प्रोजेक्ट एक हम टाइम कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से। तो अगर हम टाइम कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं ओके, जो वाई एक्सेस है उसमें हमारी टोटल कॉस्ट लिखी जाती है। इसको थोड़ा सा इसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल कॉस्ट और जो एक्स एक्सेस पे लिखा जाएगा टाइम या ड्यूरेशन। नाउ जो कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है जिसमें कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सभी चीज़ें वैलिड होती हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है टाइम कॉस्ट कर्व। ये जो कर्व बन रहा है ये होता है टाइम कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व इसके अकॉर्डिंग ये कर्व इस तरीके से थोड़ा सही करते हैं इसको। ये कर्व इस तरीके से होता है। ओके, तो इस कर्व के में जो मिनिमम पॉइंट आता है उस मिनिमम पॉइंट को हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कट करते हैं। तो जो मिनिमम पॉइंट हमारा वाई एक्सेस टोटल कॉस्ट से कट करता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम कॉस्ट जिसको हम मिनिमम कॉस्ट भी कहते हैं। हम अपनी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो इसी मिनिमम या ऑप्टिमम कॉस्ट को लाने का ट्राई करते हैं और इससे जो कट होकर जो एक्स एक्सिस पे जो कट आता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम ड्यूरेशन या मिनिमम टाइम। ऑप्टिमम ड्यूरेशन या मिनिमम टाइम या ड्यूरेशन। ठीक है, तो यही जो कर्व बनता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इन सभी से मिलके बनने वाला जो कर्व होता है इसको बोलते हैं टाइम कॉस्ट कर्व। इसी कर्व के एनालिसिस से, इस कर्व के एनालिसिस से हम किसी भी प्रोजेक्ट में टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं, बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को ऑप्टिमम कॉस्ट तक लाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के टाइम को ऑप्टिमम टाइम तक लाने का ट्राई करते हैं। दिस इज अ सिंपल टाइम कॉस्ट कर्व। ओके, सो some terms which is related to this time cost curve we will understand. So the project time corresponding to the minimum value of the cost. ओके, देखो हमने देखा है जो प्रोजेक्ट कर्व में, इस टाइम कॉस्ट कर्व में जो मिनिमम टाइम आ रहा है, जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो इस पर जो कॉस्ट आती है हमारी, जो ऑप्टिमम कॉस्ट कहलाती है, उससे करस्पॉन्डिंग जो टाइम आता है, इट मीन्स जितने कॉस्ट तक हमारा इतना टाइम लगा। जैसे कि हम मानते हैं, 3 एग्जाम्पल लेते हैं प्रीवियस की तरह कि हमारे पास तीन टाइप के प्रोजेक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है किसी वर्क को हम 10 लाख में कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें जो टाइम लगेगा वो 2 ईयर लगेगा। एक कह रहा है कि हम 15 लाख में कर सकते हैं, बट उसमें जो टाइम लगेगा वो 1.5 मीन्स 1 ईयर एंड 6 मंथ्स लगेंगे। बट एक कह रहा है कि हम उसको 20 लाख में कर सकते हैं, बट जो टाइम लगेगा वो सिंपल 1 ईयर लगेगा। तो हम तीनों की बात करें तो पहले वाले में कॉस्ट बहुत कम है, ऑप्टिमम कॉस्ट से भी कम है, बट द ईयर टाइम बहुत ज़्यादा है।
दूसरे वाले में जो कॉस्ट है वो मीडियम है, ठीक है, और टाइम भी मीडियम है, और थर्ड वाले में टाइम तो कम है बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों में से वो चूज़ करना पड़ेगा जो हमारा ऑप्टिमम, जो हमारा सही लगे। तो हम बीच वाला चूज़ करेंगे, तो इसको हम ऑप्टिमम कॉस्ट कहेंगे 15 लाख को, और ऑप्टिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसको बोलेंगे, इट मीन्स वो टाइम जिसमें ऑप्टिमम जो वो टाइम जिसमें ऑप्टिमम कॉस्ट लग रही है उसको बोलेंगे ऑप्टिमम कॉस्ट। तो इस तरीके जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कॉस्ट, और ऑप्टिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग टाइम आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम। ओके, तो उसको हम हटा देते हैं, कर्व को देखेंगे, कर्व को बनाएंगे। ओके, नाउ कुछ टर्म्स होते हैं जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो उसके पहले, ठीक है, तो उसके लिए तो किसी भी प्रोजेक्ट में एक टोटल कॉस्ट होती है, बेसिकली टोटल कॉस्ट होती है, ये टोटल कॉस्ट है। जैसे इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, एक चार्ट, टोटल कॉस्ट होती है। उस टोटल कॉस्ट में कुछ अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे टोटल कॉस्ट मिलके बनती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट से, डायरेक्ट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट मिलके बनती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट से। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दो तरीके की कॉस्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारा आउटेज लॉसेस, आउटेज लॉस, सेकेंड वन इज ओवरहेड। Overheads. Okay, these are the some cost which is related to the total cost of the project. There are two type of cost which is related to the total cost. First one is direct cost. What is direct cost? We will understand. And the second one is a indirect cost, which terms which is we also subdivided into the outage losses and overhead costs. Okay, so what is the direct cost? We will understand. ओके, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सीधे खर्चे होते हैं, जिसको हमें खर्चे देने ही होते हैं। जैसे जो खर्चे, जो कॉस्ट जो सीधे डायरेक्ट हमें चार्जेबल होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कैसे? जैसे लेबर कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट होती है, इक्विपमेंट कॉस्ट होती है, जिसको हमें पता है, जो जानी ही है। कौन सी कॉस्ट? वो कॉस्ट जो सीधे जानी है, जो हमारे किसी कंस्ट्रक्शन के लिए सीधे हमें पता होती है, इनिशियली पता होती है क्या क्या जानी है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वो बेसिकली एक कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? वो हमारी लेबर कॉस्ट होती है, वो हमारी मटेरियल कॉस्ट भी हो सकती है, और वो हमारी इक्विपमेंट कॉस्ट भी हो सकती है। ओके ओके, ये डायरेक्ट जो जनरली ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो और घटती जाती है टाइम की इंक्रीमेंट की। टाइम का इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है डायरेक्ट कॉस्ट कम होती जाती है, क्योंकि मटेरियल हमारा इनिशियल में लगना होता है। जो मटेरियल का खर्चा होता है बेसिकली इनिशियल में आता जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी कमी आती जाती है। बट अगर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। जब जितना ज़्यादा टाइम होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। बट अगर हम टाइम के साथ डायरेक्ट कॉस्ट का रिलेशन देखें तो वो डिक्रीज होती जाती है। तो हम एक कर्व देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का वर्सेस द टाइम का, बनाते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं उसके टर्म से रिलेटेड। जी, कोई क्या बन गया? Basically, in the y-axis, we draw a direct cost, and the x-axis we generally draw a time या duration बोल सकते हैं इसको। Okay, so the curve look like this. We can simple say that जैसे ड्यूरेशन बढ़ रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ विच, व्हाट इज ड्यूरेशन? दिस इज ए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से हमारी ये कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जो मिनिमम कॉस्ट होती है किसी भी, या नॉर्मल कॉस्ट होती है किसी भी, ये मान लेते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट की नॉर्मल कॉस्ट है। ओके, सो नॉर्मल कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग
जो टाइम होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। दिस इज नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम। ओके, इसको हटाते हैं। दिस इज अ नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल cost basically, and this is a normal duration, and this is this point treated as a crash cost. What is a crash cost? You will understand. Crash cost, and a corresponding time to the crash cost is a crash duration या crash time. Crash time, okay. What is this crash time? Okay, हम सिंपल तरीके दे सकते हैं। एक नॉर्मल कॉस्ट होती है, नॉर्मल टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए। हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में नॉर्मल टाइम लग रहा है, ये पर्टिकुलर कुछ टाइम है, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट लग रही है वो भी नॉर्मल कॉस्ट है। लेकिन हम देख सकते हैं इस ग्राफ से, जो अगर नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट हमारी बहुत मिनिमम है, बहुत कम है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल टाइम है बहुत हायर है। So for reducing these cost with these time we have to do the crashing। ठीक है, crashing क्या है? crashing वो प्रोसेस जिसमें किसी भी एक्टिविटी का हम टाइम कम करते हैं, बट अगर हम टाइम कम करेंगे तो हमको वहाँ पे कुछ लॉसेस करने पड़ेंगे। इट मीन्स हमको कुछ वैल्यू कुछ ऐड करनी पड़ेगी, कुछ मनी ऐड करनी पड़ेगी या कुछ कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रैश कॉस्ट। ओके, सो हम देख सकते हैं अगर किसी क्रैश कॉस्ट बेसिकली है कि वो मिनिमम टाइम है, किसी भी एक्टिविटी का कुछ मिनिमम टाइम है जिससे वो एक्टिविटी अकर कर सकती है। नॉर्मल टाइम क्या है? वो टाइम किसी भी एक्टिविटी का जो नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है, लेकिन उस एक्टिविटी को हम कम से कम समय में कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं क्रैश टाइम। बट अगर किसी एक्टिविटी को कम से कम समय में कर रहे हो तो कम से कम समय करने के लिए रिसोर्सेज की एबिलिटी भी ज़्यादा होनी पड़ेगी। अगर रिसोर्सेज की एबिलिटी ज़्यादा होनी पड़ेगी तो उस एक्टिविटी को कराने के लिए कम से कम समय में कराने के लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट लगनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रैश कॉस्ट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सिंपल तरीके से, अगर क्रैश कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्रैश टाइम बहुत कम है। अगर क्रैश नॉर्मल टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल कॉस्ट है बहुत कम है। और दिस कर्व इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस टाइम कर्व, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट है वर्सेस टाइम। टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, सिंपल देख सकते हैं। टाइम के साथ कैरी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से एक कर्व और बनता है जो टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। ओके, तो हमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक बैलेंस देखना पड़ता है। जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे बैलेंस कर रहे हैं, उस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, उस पॉइंट पे क्या कॉस्ट आ रही है, उस पॉइंट पे कौन सी क्या टाइम आ रहा है, उस टाइम और कॉस्ट को मैनेज करके हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑप्टिमम करते हैं। हम देखेंगे अगली क्लासेस में, इसके अपकमिंग क्लासेस में इसके बारे में। दिस इज अ कर्व ऑफ अ डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस डायरेक्ट टाइम कर्व। ओके, तो सम टर्म which is related to this curve we can see. So from the curve we can see the project has highest cost corresponding to the crash duration and the normal cost corresponding to the normal duration। हम समझ देख लिए। अब जो नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल टाइम है, जो क्रैश कॉस्ट है, क्रैश टाइम है, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट इज अ स्टैंडर्ड टाइम इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी फिनिश्ड। एक नॉर्मल कॉस्ट एक ऐसा टाइम होता है, नॉर्मल टाइम होता है जिस पर हमें एक्टिविटी फिनिश या ख़त्म करनी ही होती है। ओके, जिसको कौन बनाता है? जिसको एस्टिमेटर बनाता है। एस्टिमेटर मीन्स जो एस्टिमेशन कर रहा होता है, जो किसी भी एक्टिविटी का टाइम और कॉस्ट निकाल रहा होता है उसके बारे में। जैसे कोई एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर एस्टिमेट्स कर रहा है, कुछ एस्टिमेट कर रहा है, तो उसने एक ब्रिक वर्क मीन्स ब्रिक वर्क एक्टिविटी थी, ब्रिक वर्क एक एक्टिविटी थी जिसमें उसने कुछ एजम्पशंस भी मानने पड़ते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर दीवार में 2 मैसन्स और कुछ लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बेसिस पे उस ब्रिक वर्क को काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे और कुछ कॉस्ट मानी एज्यूम की। तो इस 10 दिन को बोला जाएगा नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द activity and cost corresponding to this normal time is called as a
नॉर्मल कॉस्ट, बट अगर हम उस ब्रिक वर्क को कम समय में कर सकते हैं, इट मीन्स कैसे कर सकते हैं, हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। रिसोर्सेज मीन्स जो लेबर्स हैं उनको बढ़ाने पड़ेंगे, जो मेसन्स हैं उनको बढ़ाने पड़ेंगे, मटेरियल उनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हम जल्दी करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो जो मेसन्स को उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, ज़्यादा मेसन से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा एबिलिटी, ज़्यादा रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो जो 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 टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो डिक्रीज़ होता जाता है। मान लिया 5 दिन में हो गया, लेकिन 5 दिन से पहले नहीं कर सकते। उस वर्क को करने के लिए 5 दिन से पहले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस वर्क को, जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क एक पर्टिकुलर हाइट तक, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसको पहले सेट होना पड़ेगा। तो इन एक पर्टिकुलर टाइम तक ही लिमिट कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर टाइम तक लिमिट कर दिया। उस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं हम क्रैश टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं अपन क्रैश कॉस्ट। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ को कम करते जाएंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, सिंपल तरीके से नॉर्मल कॉस्ट, इट इज अ स्टैंडर्ड टाइम इन विच एक्टिविटी हैज़ टू बी फिनिश्ड एंड एस्टिमेटर विल असाइन टू एक्टिविटी। जो एस्टिमेटर असाइन करता है एक्टिविटी को, उसको खत्म होना ही पड़ता है। सेकेंड वन इज ए क्रैश कॉस्ट, TN, इट इज़ अ मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड बाई असाइनिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। जो मिनिमम टाइम है, जो 5 दिन था इसका ब्रिक वर्क का, जिसमें हम और रिसोर्स को, एक्स्ट्रा रिसोर्स को अप्लाई करके हम काम कराते हैं। नाउ सो कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। तो क्रैश कॉस्ट को हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्रैश कॉस्ट कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड दैट टाइम बिफोर विच एन एक्टिविटी कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इवन द एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने बात की उसको सेट होने की। क्रैश कॉस्ट वो टाइम होता है बेसिकली जिस पे हम, वो मिनिमम टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का, जिस पे अगर हम इस टर्म के अगर कम जाना चाहें तो भले इनफाइनाइट रिसोर्सेज लगा दें, बट उस टाइम के नीचे नहीं जा सकते। जैसे कि अगर ये ब्रिक वर्क हमारा चला गया, फिर बना देते हैं, ये हमारा ब्रिक वर्क का नॉर्मल ड्यूरेशन था हमारा 10 डेज और क्रैश ड्यूरेशन था हमारा 5 डेज। तो 5 डे के नीचे या 5 डे से कम हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रिक वर्क हमने किया, मान लिया, क्यों नहीं कर सकते? 5 डे के नीचे नहीं जा सकते, भले हम चाहे कितने रिसोर्सेज पे अप्लाई करते हैं, चाहे कितने मेसन से अप्लाई करते हैं, चाहे कितने लेबर से अप्लाई करते हैं, बट 5 दिन के नीचे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ब्रिक वर्क अगर हम तैयार कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक हमने ब्रिक वर्क किया, ठीक है, तो उसको ऊपर ब्रिक वर्क तभी कर सकते हैं जब ये ब्रिक वर्क हमारा सेट हो जाए, ये मोटर हमारा सेट हो जाए। अदरवाइज अगर हम इसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे तो ये बॉल गिरने की, ये बॉल कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो सिंपल तरीके से अगर क्रैश ड्यूरेशन को हम दूसरे तरीके डिफाइन करें, तो क्रैश कॉस्ट को दूसरे तरीके डिफाइन करें, तो क्रैश कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड दैट द टाइम और क्रैश टाइम बेसिकली विच कैन एक्टिविटी कैन नॉट बी कंप्लीटेड इवन द infinite basically this is a crash time. Okay, even the infinite number of resources. Okay, basically this is a crash, not a crash cost, this is a normal time and this is crash cost, sorry, this is crash time. Now we will understand about the normal cost and the normal cost and the crash cost. Basically the cost corresponding to the normal time is called as a normal cost. It is direct cost which is associated with the normal time of the project. Also for crash cost is a cost which is associated with the क्रैश टाइम। ओके, जितना क्रैश टाइम में इतना कॉस्ट लग रहा है, बेसिकली 10 दिन में जितना पैसा लग रहा है, 10 दिन में अगर इस वर्क को करते हैं तो जो पैसा लग रहा है उसको बोल देंगे नॉर्मल कॉस्ट, और जो 5 दिन में, जो मिनिमम टाइम में करने के जो पैसा लग रहा है उसको बोल देंगे क्रैश कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्रैश कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज अप्लाई कर दिए एक साथ, तो रिसोर्सेज एक साथ अप्लाई कर दिए तो उसको रिसोर्स के पैसे लगेंगे, कॉस्ट लगेगी, तो उसकी कॉस्ट वही बात है कि ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें। हमने डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में देखा, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखा, तो उसकी थोड़ा ब्रीफ समरी हम एक बार कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट
कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिकली हमें अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है, कॉस्ट को ऑप्टिमम करना है बाय कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट टाइम ऑल्सो। ओके, हम एक टाइम मानते हैं कि एक साल मान लिया किसी प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को कंप्लीट होने में लग रहा है, तो उस एक साल में हम उस प्रोजेक्ट की उस एक्टिविटी को कॉस्ट को कितने हद तक कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके, हम कैसे करते हैं, हम पहले अपने प्रोजेक्ट में सब क्रिटिकल और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उसमें जो गैप टाइम होता है उसको टाइम को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। नाउ फिर हमने देखा फिर हमने कुछ चीज़ें देखी। हमने कॉस्ट मॉडल बनाने के लिए या मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए किसी प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट मॉडल ड्रॉ करना पड़ता है। व्हाट इज़ कॉस्ट मॉडल? बेसिकली कॉस्ट मॉडल हमारे पास जितनी भी कॉस्ट हमारे पास लग रही हैं कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट में, इट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, उन सब का मेल करके एक ऐसी कॉस्ट डिफाइन करते हैं, कॉस्ट बनाते हैं जिस कॉस्ट को हम ऑप्टिमम कॉस्ट कहते हैं यहाँ, और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम को ऑप्टिमम टाइम कहते हैं कि उस टाइम के नीचे या उस टाइम तक हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो मिनिमम हो सकती है, उससे करस्पॉन्डिंग टाइम वो भी मिनिमम हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम कॉस्ट, उसको फाइंड करते हैं, उसी को ट्राई करते हैं अपने कॉस्ट में अपने प्रोजेक्ट में हो सके। ठीक है, तो बेसिकली ओके, तो जो कॉस्ट मॉडल है बेसिकली रिलेशनशिप होता है हमारे कॉस्ट और कंप्लीशन टाइम के बीच में। ओके, जिसमें हमारा ऑर्डिनेट कॉस्ट डिपेंड करता है, तो ऑप्सिका हमारी टाइम रिप्रेजेंट करती है, हम अभी देखेंगे। तो देखेंगे दिस इज अ सिंपल टाइम कॉस्ट कर्व इन विच दिस इज द वाई एक्सिस टोटल कॉस्ट एंड द एक्स एक्सिस ड्यूरेशन। दिस इज अ कर्व एट विच a point which denotes the optimum duration and cost corresponding to the optimum duration is called as a optimum cost। हम यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने देखा प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में टाइप ऑफ कॉस्ट देखी, टाइप ऑफ कॉस्ट हमने डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में देखा। फिर हम डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में कुछ देखा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास लेबर कॉस्ट, मटेरियल, इक्विपमेंट कॉस्ट, जिस सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये सारी, और इसमें कर्व हमने बनाया डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व, और इसमें नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट के बारे में जाना। Okay, so this is definition of crash time or normal time, and this is definitions of normal cost and crash cost. Okay, so this is all about today's class. Thank you for watching this lecture.